हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के नियम के बारे में। ठीक है, पहले यहाँ पर हिंदी के नियम को अच्छा समझेंगे, उसके बाद इसकी सीमाएं और इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं उनको भी जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो हिंदी के नियम जो है वो गैसों के लिए है। किसके लिए? गैसों के लिए। तो आप गैसों की विलेयता का वीडियो पीछे जरूर देख कर आइए। उम्मीद करेंगे अगर आप प्ले लिस्ट के हिसाब से चल रहे हैं तो आप बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, देखिए हेनरी ने क्या बोला था। हेनरी ने कहा था कि मान लीजिए एक पात्र है हमारे पास में और यहाँ पर कोई द्रव भरा हुआ है, कोई विलायक भरा हुआ है। ठीक है, अब उसका कहना ये था कि यहाँ पर देखिए इतने मान लीजिए थोड़े में कहाँ पर या इस जगह पर कोई गैस भरी हुई है और यहाँ हमने एक पिस्टन लगा दिया। ओके, ये हमें लगा दिया पिस्टन। अब उसका कहना क्या था? उसका कहना ये था कि मान लीजिए भैया यहाँ पर ये जो गैस भरी है उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ मात्रा होगी। तो इसका द्रव्यमान या मात्रा को हम लोग, गैस की मात्रा को हम लोग मान ले रहे हैं m। गैस की मात्रा या द्रव्यमान को मान ले रहे हैं m। ठीक है, और ये गैस कुछ ना, अब गैस तो दाब भी लगाती होगी, तो मान ले रहे P प्रेशर लगाती है। कितना दाब है इसका? P दाब लगाती है। ठीक है, गैस क्या लगाती है? P दाब लगाती है, P प्रेशर इस विलायक पर हल्का फुल्का प्रेशर मार रही होगी और इसका मात्रा कितनी है? m मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझिएगा। हेनरी ने कहा देखिए यदि हम यहाँ से क्या करें, पिस्टन से दाब बढ़ाएं, पिस्टन से क्या करें, दाब लगाएं नीचे को, तो गैस पर दबाव लगेगा। अगर हम पिस्टन से दाब लगाएंगे तो गैस पर क्या होगा? गैस पर भी एक दबाव लगेगा। और जब गैस पर दबाव लगेगा तो बोला भैया कि गैस पर दबाव लगने के बाद ये जो गैस नॉर्मल दाब लगा रही थी इस विलायक पे, वो अब इसका दाब क्या होगा? ये गैस कुछ ज्यादा ही तेजी से उसमें दाब लगाने लगेगी और जितना तेजी ये गैस दाब मारेगी इस पे विलायक में, उतनी ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा इसकी इसमें घुलने लगेगी। मतलब जब गैस, देखिए हमने ऊपर से दाब लगाया तो गैस का दाब बढ़ा, ऊपर से हमने पिस्टन से दाब लगाया तो किसका दाब बढ़ा? गैस का दाब बढ़ा। और जैसे ही गैस का दाब बढ़ा तो गैस का दाब जितना ज्यादा बढ़ रहा है, गैस की मात्रा उतनी ही ज्यादा इस विलायक में घुल रही है। बस यही बात बताई थी हेनरी ने। हेनरी ने क्या कहा था? हेनरी ने कहा था कि किसी गैस का जो दाब होता है वो उस गैस के द्रव्यमान के या उस गैस की मात्रा के समानुपाती होता है। अर्थात गैस जितना ज्यादा दाब लगाएगी उतनी ही ज्यादा गैस की मात्रा विलायक में घुलेगी। क्या होगी? घुलेगी। उसने गैस की घुलनशीलता जो है वो किसमें ली थी? द्रव्यमान में। मात्रा उसकी ली थी, द्रव्यमान में लेकर रखी थी गैस की मात्रा। उम्मीद करेंगे बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, पिस्टन से लगाया गैस पर दाब और गैस पर दाब लगाया तो गैस ने इस विलायक पर दाब लगाया, है ना। तो जैसे जैसे पिस्टन से आप गैस पर दाब लगाएंगे वैसे वैसे ये गैस अपना दाब बढ़ाएगी और ये विलायक में दाब को लगाएगी और जितना ज्यादा ये गैस दाब लगाएगी उतना ज्यादा से ज्यादा मात्रा इस गैस की क्या होगी? इसमें घुल जाएगी। अर्थात दाब बढ़ाने पर घुलने वाली मात्रा भी बढ़ेगी। यानी हम क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर को कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का द्रव्यमान, इस विलायक में मान लीजिए गैस घुली हुई थी, थोड़ी बहुत घुली हुई थी, तो घुली गैस का जो द्रव्यमान होता है क्या गैस के दाब के समानुपाती होता है। ये मात्रा इसके दाब के समानुपाती होता है। अर्थात ये मात्रा ज्यादा से ज्यादा तब घुलेगी जब गैस का दाब भी बढ़ेगा। मतलब दाब बढ़ाने पर, गैस का दाब बढ़ाने पर उसकी विलायक में घुलनशीलता बढ़ेगी। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। आप डायरेक्ट भी इसका जा सकते हैं कैसे, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली गैस का जो द्रव्यमान होता है वो उस गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती। m क्या है यहाँ पर? m है घुलने वाली विलायक में घुली गैस का द्रव्यमान और p क्या है? उस गैस द्वारा लगाया गया दाब। ठीक है ना, तो जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा इसकी मात्रा क्या होगी? घुलेगी। ओके, उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ प्रपोर्शनल टाइम तो एक नियतांक आएगा k। तो k यहाँ पर क्या है? k यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास m क्या है? घुली गैस का द्रव्यमान, जो गैस घुल रही है विलायक में, और p क्या है? गैस का दाब है, जो इस गैस पर दाब लगा रही है या गैस अलग से दाब लगा रही, वो है p, और k है समानुपाती नियतांक। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हेनरी ने जो गैस की विलेयता थी उसको किसमें लिया था? m में लिया था और p है गैस का दाब। अब डाल्टन ने इसी बात को बताया
फर्क इतना था कि डाल्टन ने इस गैस की विलेयता को m की जगह चाय के फॉर्म में लिया। किसके फॉर्म में लिया? चाय, चाय गैस। चाय का मतलब होता है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज के फॉर्म में लिया इसको। मोल प्रभाज क्या है इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। वहां पर हम समझेंगे यहाँ पर मोल प्रभाज क्या होते हैं, मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, द्रव्यमान परिषद, आयतन परिषद, सांद्रता, पीपीएम, ये सारी बातें जानेंगे। फिलहाल हम यहाँ समझते देखिए, लेकिन ज्यादातर बच्चे यही वाला लिख के आते हैं, नियम यही लिखवाया जाता है स्कूलों में भी, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। एकदम सिंपल सी चीज है। देखिए पी का मतलब क्या हो गया? गैस का दाब, और चाय का मतलब क्या हो गया? गैस का मोल प्रभाव। चाय ए ले सकते हैं आप, या फिर चाय गैस ले सकते हैं। ये आपस में क्या बोला डाल्टन ने कि ये समानुपाती होते हैं। बस उसने बस क्या बोल के रखा? उसने भैया यही बोला है कि जो गैस की विलेयता है उसको आप मोल प्रभाज के फॉर्म में लीजिए। तो गैस की विलेयता यानी कि जो मोल प्रभाज के फॉर्म में हमने लिया है वो किसके? दाब के समानुपाती होती है। वही बात है, अलग कोई बात नहीं बताइए। उसने भी यही बात बोली है कि आप दाब बढ़ाएंगे तो गैस की विलेयता बढ़ेगी, ठीक है। विलायक में घुलने वाली गैस की मात्रा ज्यादा से ज्यादा घुलने लगेगी दाब बढ़ाने पर। ये आप पीछे पड़ चुके हैं। दाब बढ़ाएंगे तो गैस क्या होती है? सीधी सी बात है, विलायक में घुलती है। बस फर्क ये है कि हेनरी ने विलेयता को एम के फॉर्म में लिया था द्रव्यमान के रूप में, और डाल्टन ने उसको मोल प्रभाज के रूप में लिया था। बस इसके अलावा कोई भी चेंजमेंट नहीं है। तो डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने कहा था कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, अब इसने एक शब्द और दिया, जोड़ दिया वाष्प अवस्था। तो भैया गैस जो है वो किस अवस्था में? वाष्प में है, वेपर के फॉर्म में है। किसी गैस का कह रहा है वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होता है, आंशिक दाब मतलब पी, जब वेपर फॉर्म में होगी तो गैस क्या लगाती है? आंशिक दाब लगाती है, ठीक है ना। क्योंकि डाल्टन ने पहले भी नियम दिया था आंशिक दाब का, फर्स्ट ईयर में है, तो वो उसी रूप में ले रहा है। कह रहा किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना पी की बात कर रहा है सीधे, ठीक है ना। पी का मतलब क्या है? गैस का आंशिक दाब। वो गैस किस अवस्था में? वाष्प अवस्था में। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब जो होता है वो गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। बस और कुछ नहीं है। बस आप इसको याद रखिए फॉर्मूले को, पी प्रोपोर्शनल टू चाय गैस, वही चीज है। आपको जहां याद रखना पी क्या है? पी है गैस अवस्था में, वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब। पी क्या है? वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब। और चाय गैस क्या है? गैस का मोल प्रभाज। चाय का मतलब होता है मोल प्रभाज। क्या बोलते हैं इसको? चाय। चाय का मतलब होता है मोल प्रभाज, तो गैस का मोल प्रभाज। ये हो गया गैस का मोल प्रभाज, और ये हो गया वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब। तो आप क्या कहेंगे? किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। प्रपोर्शन हटाएंगे, यहाँ पर नियतांक आता है KH, ठीक है। जहां पर हम इसको पी को क्या बोलते हैं अभी आपने पढ़ लिया। पी है हमारा गैस का आंशिक दाब। चाय गैस का मतलब क्या है? गैस का मोल प्रभाज। और KH होता है हेनरीय नियतांक। यहाँ पर KH क्या है? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियतांक है। अब देखिए गैस जो हमारे पास अलग अलग प्रकार की हो सकती है, तो हेनरी कांस्टेंट आप सोचिए, कांस्टेंट एक वैल्यू से फिक्स रहेगी, फिक्स वाली नहीं होगी, क्योंकि हर प्रकार की गैस का हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि KH का मान सभी गैसों के लिए भिन्न होता है, इसलिए KH की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। हमारे न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल हमें अलग से मिलेगी, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल हम आपको इसके तब बताएंगे जब आपको मोल प्रभाव समझा देंगे, ओके। जब तक मोल प्रभाव के बारे में आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल बताने का कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ पर समझिए कि KH का मान अगर अधिक होगा तो विलेयता घट जाएगी। जैसे जैसे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी विलेयता घटती जाएगी। अब यहाँ समझिए कैसे, ये विलेयता को आपने किसके रूप में लिया? विलेयता को आपने मोल प्रभाव के रूप में लिया। अब इसको बटे में अगर भेज दें तो ये क्या बनेगा? P इक्वल टू KH, और यहाँ बटे आ जाएगा चाय गैस। तो देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं है, अर्थात अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। और ये क्या है? विलेयता। तो जितना ज्यादा हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ज्यादा इसकी विलेयता क्या हो जाएगी? घट जाएगी, उतनी ही गैस कम विलेय होगी विलायक में। तो उम्मीद करेंगे आपको हेनरी के नियम, हिंदी के अनुसार और डाल्टन के अनुसार दोनों समझ में आ गया होगा। पेपर में आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, बट ज्यादातर बच्चे ये लिख के आते हैं और स्कूलों में भी ये कराया जाता है, तो आप इसी को कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं कि हिंदी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, कब कब कंडीशन में हिंदी का नियम नहीं लगा सकते या कब कब लगा सकते हैं, और फिर हिंदी के नियम से हमें क्या फायदा मिलता है, हिंदी का नियम हम लोग किस तरह से दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उसको जानते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो उम्मीद करेंगे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे हिंदी के नियम की सीमाएं। तो देखिए हिंदी के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं, कब हिंदी का नियम हमारा काम नहीं करेगा। पहली बात कह रहा है दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अब जरा एक बात सोचिए, यदि आपने दाब ज्यादा करके रखा है, पूरी गैस उसमें घुल जाएगी, तो हिंदी का नियम लगाएंगे कैसे आप, ठीक है। हिंदी तो बता रहा था ना कि जैसे जैसे दाब बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे घुलनशीलता बढ़ती जाएगी। पहले से ही गैस पूरी इसमें घुली होगी तो आप दाब किस पे लगाएंगे? हिंदी का नियम किस पर लगाएंगे? किस गैस पर चेक करेंगे जब गैस पहले से उसमें घुली रखी है। अर्थात दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और कह रहा ताप भी बहुत कम ना हो। अब टेम्परेचर को भी इतना कम नहीं कर देना है कि वो जो गैस है
वो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में आ जाए। अब लिक्विड फॉर्म में आ जाए कि वो गैसीय अवस्था में होगी नहीं, जब गैस के फॉर्म में नहीं होगी तो गैस दाब कैसे लगाएगी, है ना। अर्थात अगर टेम्परेचर भी बहुत कम कर देंगे तो भी हेनरी का नियम नहीं लगेगा। तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कह रहा है गैस विलायक में बहुत कम विलय हो। अब हम ये दोनों कंडीशंस क्यों बोल रहे हैं, ये कंडीशन हम इसीलिए बोल रहे हैं ताकि गैस घुल ना जाए ज्यादा उसमें। अगर ज्यादा घुल जाएगी तो हम लोग हेनरी का नियम लगा ही नहीं पाएंगे। किस पर आप चेक करोगे लगा के, जब पहले से ही घुली होगी। इसीलिए कह रहा है भैया कि गैस विलायक में बहुत कम विलय हो, मतलब कि ऐसा ना हो कि हमने गैस को डाला वो जाके पूरी घुल गई उसमें, घुले बट हल्की फुल्की घुली हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा घुली नहीं होनी चाहिए। अगर गैस पूरी घुल के रख गई उसमें तो कोई मतलब ही नहीं बनता हेनरी का नियम लगाने का। फिर कह रहा है गैस की आणविक अवस्था घुलने पर ना बदले, अर्थात ऐसा भी ना हो कि जिस गैस को आपने घोला है वो घुलते ही उसमें कुछ और कन्वर्ट हो जाए, वो ब्रेक हो जाए। जैसे HCl को आपने घोल दिया जल में तो अंदर जाती है वो H+Cl- टूट गई, तो गैस अपनी आणविक अवस्था खो दिया, वो HCl अब रही नहीं गई, वो तो H+Cl- में टूट गई जाके अंदर। तो जब वो गैस की अवस्था में रही नहीं गई है तो आप उस पर दाब कैसे लगाएंगे, उसके हेनरी का नियम कैसे लगाएंगे। गैस अपने गैस फॉर्म में है ही नहीं। अर्थात जिस विलायक में आप गैस को घोल रहे हैं उस गैस की आणविक अवस्था नहीं बदलनी चाहिए, वो जैसी थी जिस अणु के रूप में थी। अगर HCl के रूप में है तो गैस वहां पर HCl के रूप में ही रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उस पर दाब लगाया और वो अंदर जाके अपना रूप बदल ले। जैसी आपने गैस ली थी वैसे ही रहे। अगर आपने O2 लिया तो वो गैस O2 के फॉर्म में ही रहनी चाहिए, चाहे घुल जाए और चाहे वो घुली ना हो जब हम दाब लगा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपनी अवस्था को खो दे, आणविक अवस्था खो दे। HCl जैसे घोलने पर H+Cl- टूट जाएगा तो अपनी आणविक अवस्था खो दिया उसने, अब वो आयंस में टूट गई है। आणविक अवस्था मतलब अगर HCl को आपने लिया तो वो HCl के रूप में ही रहनी चाहिए, वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी गैस की आणविक अवस्था की बात करते हैं तो घुलने पर वो बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये हेनरी के नियम की सीमाएं हैं। अगर ये सारी चीजों का पालन आप कर पा रहे हैं, ये सारी चीजों को देख पा रहे हैं अच्छे से, तो आप हेनरी का नियम लगा सकते हैं। फिर देखिए नोट हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इन्हीं पर कुछ बातें लिखी हैं। कह रहा है NH3 वगैरह HCl गैसों को हम लोग जल में घोलें तो जानते हैं हम कि बहुत अधिक घुलनशील होती है क्योंकि आयनों टूट जाती हैं, और जब ये बहुत ज्यादा घुल जाएंगी अतः ये हेनरी के नियम का पालन ही नहीं करेंगी, हेनरी का नाम इस पर लगा ही नहीं पाएंगे हेनरी का नियम, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं इन्हीं गैसों की फिर से NH3 और HCl की, अब क्या विलायक रूप में लिया बेंजीन, तो हम जानते हैं बेंजीन में ये कम घुलनशील होती है, अतः इस कंडीशन पे अब हम इन गैसों की मदद से हेनरी का नियम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी सीमाओं की बात करें, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग इस्तेमाल कैसे करते हैं हम लोग, तो हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ने कहा था कि आप जितना ज्यादा दाब लगाएंगे उतनी ज्यादा गैस विलायक में घुलनशील होगी। तो जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस कोल्ड ड्रिंक में जो मजा आता है ना, हम लोग एकदम अकड़ता है हम लोग को गले में, जो मजा आती है वो CO2 गैस का होता है। किसका होता है, CO2 गैस का। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक ठंडी होगी, जितनी ज्यादा ठंडी होगी उतनी ज्यादा CO2 गैस उसमें घुली होगी, और घुली होने पर जब आप उसको पीते हैं तो जो आपको मजा आती है कोल्ड ड्रिंक में वो CO2 गैस का होता है। क्या होता है, CO2 गैस का पूरा पूरा मजा होता है। तो अब CO2 का मजा लेना है तो CO2 को उसमें घोल के भी तो रखना पड़ेगा। अब CO2 तो गैस है, लिक्विड में कैसे घुल जाएगी, तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या कहा था, आप जितना ज्यादा गैस का दाब बढ़ाएंगे गैस उतनी ही ज्यादा विलायक में घुल जाएगी। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि सोडा वाटर यानी कि जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं उसमें CO2 की अगर घुलनशीलता बढ़ानी है तो उसके लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। बोतलों पर क्या लगाते हैं, हाई प्रेशर लगाकर उसको बंद करते हैं बोतलों को, ताकि CO2 ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, घुल जाए, ठीक है, बिल्कुल। इसके अलावा हमारे अगर शरीर की बात करते हैं तो हमारे शरीर में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं, CO2 बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन है ये इसको उठाता कौन है हमारे शरीर में, ब्लड उठाता है। तो ब्लड में भी ऑक्सीजन की घुलनशीलता अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। ये भी कब होगी, जब हमारे ऊपर एक नॉर्मल प्रेशर लगेगा। वायुमंडल हमारे ऊपर 1 atm का प्रेशर लगाता है, तो जब वायुमंडल हमारे ऊपर 1 atm का प्रेशर लगा रहा है तो ये 1 atm का प्रेशर हमारे शरीर के लिए बिल्कुल सही है। इस 1 atm प्रेशर में क्या होता है, ऑक्सीजन हमारी ब्लड में अच्छे से घुल जाती है, CO2 हमारी ब्लड में अच्छे से घुल जाती है, जिसकी वजह से फेफड़ों में आने वाली ऑक्सीजन को ब्लड अच्छे से उठाकर ले जाता है, ठीक है ना। और फिर वहीं पर फेफड़ों में CO2 को वापस से दे जाता है। तो CO2 को हम बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर लेते हैं, अंदर हमारी चली जाती है शरीर के अंदर, ताकि हम उससे ऊर्जा बना सकें, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और CO2 की अगर आदान प्रदान करना है हमें, तो उसके लिए अगर बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना है तो उसके लिए उन गैसों का उसके इसमें ब्लड में घुलना भी जरूरी है। तो ब्लड में घुलने के लिए सही हमारे पास प्रेशर कितना है, 1 atm का जो वायुमंडल हमारे ऊपर लगा रहा है,
ठीक है। ये भी हेनरी के नियम के तहत ही हमारा काम कर रहा है कि अगर हमारे ऊपर क्या लगेगा, सही प्रेशर लगेगा हमारे शरीर में, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 घुलनशीलता अच्छी होगी। और जब ये अच्छे से मात्रा में घुल जाएंगी तो आदान प्रदान करने में भी ब्लड को आसानी होगी, ब्लड आसानी से उस गैस को ले जा सकता है, शरीर में पहुंचाएगा और CO2 को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ऑक्सीजन को ले जाएगा, CO2 को बाहर निकाल देगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि फेफड़ों में जो रक्त हमारा होता है, उस रक्त को क्या करना है, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान करना है। ऑक्सीजन लेना है फेफड़ों से और CO2 को उसको वापस देना है। तो इसके आदान प्रदान के लिए भी हमारा हेनरी का नियम क्या करता है, हेनरी के नियम के तहत ये काम करता है। अब जैसे यहाँ पर आप समझिए, कहीं पहाड़ों पर जाइए आप, तो पहाड़े पर ऊपर जाते समय क्या होता है, ऊपर जाते समय हमारा जो वायुमंडल प्रेशर है वो कम हो जाता है। जब वायुमंडल प्रेशर कम होगा तो अब हमारी ऑक्सीजन जो है वो सही से ब्लड में नहीं घुलेगी, और जब नहीं घुलेगी ब्लड में तो वहां पर हमें क्या होगी, प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन होती है। आपको हो सकता है आपकी नाक आँख से खून निकलने लगे। क्यों? जब प्रेशर घटता है तो ऑक्सीजन ब्लड में कम घुल पाती है। इसी प्रकार जैसे आप नीचे जाएंगे, नीचे मतलब समुद्र में जाएंगे, समुद्र में प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर ज्यादा होने पर वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की हमारे ब्लड में घुलेगी और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंद आएगा। क्योंकि जब आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा घुल रही होगी, सिलेंडर आप ऑक्सीजन का ले जाएंगे तो वो जो ऑक्सीजन आप ग्रहण कर रहे होंगे वो क्या होगा, नॉर्मल हमारे बाहरी क्या हो रहा है, बाहरी वातावरण में तो नॉर्मल वे में हमारे काम कर रहा है। बट जैसे ही आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, तो आपने हिंदी का नियम क्या पढ़ा कि प्रेशर बढ़ने पर गैस ज्यादा घुलनशील हो जाती है। तो समुद्री क्षेत्र में नीचे की ओर जाने पर, समुद्र की तली में जाने पर प्रेशर बढ़ेगा हमारे ऊपर, ऑक्सीजन ज्यादा घुल जाएगी ब्लड में और हमको बहुत अच्छा लगेगा उस समय। बट जब आप वापस बाहर आएंगे तो फिर से वो चीज नॉर्मल होने लगेगी। अब जितनी ज्यादा मात्रा में पहले ऑक्सीजन हमारे घुल रही थी उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं घुलेगी। उस कंडीशन पर हमारे वहां पर ब्लड में क्या होने, क्लॉटिंग होने लगेगी, या कह सकते हैं थोड़े थोड़े से हमारे उसमें बबल्स टाइप के बन जाएंगे, और बबल्स पड़ जाएंगे, जहां बबल्स पड़ेंगे वहां पर गांठें बन जाएंगी और फिर आपको वहां पर दर्द होगा बहुत तेजी से, ठीक है ना। तो इस चीज के समाधान के लिए क्या करते हैं, इस चीज के समाधान के लिए भैया को हमें मजा नहीं लेना है, हमें अपने शरीर को बचा के रखना है, ठीक है ना। कि ये नहीं कि हम नीचे जाके अपने ऑक्सीजन ज्यादा घोलेंगे अपने ब्लड में तो हमें और मजा आएगी, मजा नहीं लेना है। हमें समुद्र के अंदर जाके अपना काम भी करना है और हमारा जैसा नॉर्मल बाहर आने पर नॉर्मल हमारी ऑक्सीजन घुली रहती है ब्लड में, वैसा ही हम चाहते हैं घुले। इसके लिए गोताखोरों के सिलेंडर में देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये मिक्सअप होता है हमारे उसमें सिलेंडर में, इसके साथ साथ हीलियम गैस को भर देते हैं। तो हीलियम करती क्या है, हीलियम ज्यादा मात्रा में घुलने नहीं देती है ऑक्सीजन को हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से जैसा हमें बाहर समुद्र के बाहर लगता है वैसा ही हमको समुद्र के अंदर भी लगेगा, हमारे ब्लड में कोई भी खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, तीसरा उपयोग कहाँ पर इसका, कि गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वालों के सिलेंडर में जो है वो ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन भी मिला दिया, नाइट्रोजन के साथ हीलियम को भी क्या कर देते हैं, भर देते हैं, जिससे O2 व N2 घुलनशीलता रक्त में कम हो जाए, ठीक है ना। अगर ज्यादा मात्रा में घुल गई तो उस समय तो हम डिंगा जाएगी और बाहर आने पर बहुत दर्द होगा, ठीक है ना। तो इस चक्कर में क्या होता है, वहां पर हीलियम गैस को मिला दिया जाता है। तो उम्मीद करेंगे आपको हिंदी के नियम के अनुप्रयोग भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसके बढ़िया से टाइप नोट्स बनाइए, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे चैप्टर खत्म होता है, अगर आप नोट्स नहीं लिख रहे हैं तो हम आपको यहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको डायरेक्ट निकलवाने हो तो आप उसे डायरेक्ट निकलवा सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।